सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। हम अभी खुर्जा में हैं, मैटर ऑफ रुपीज़ से बीपी सिंह। अभी खुर्जा में आए हुए हैं। जो जयप्रकाश जी जो यादव जी थे, उनकी प्रॉपर्टी पर जो है सेल जो लगा रखी है दो फैक्ट्रियों पर। एक इधर है और एक उधर है, मैंने आपको दिखा चुका हूँ। और अपने यहाँ पर ये तीसरी जो इस पे जो आने वाले थे, आज इस पे आने वाले थे बैंक वाले, मगर कोई अभी तक नहीं आया है यहाँ पर। जयप्रकाश यादव, ये जयप्रकाश यादव जी हैं और मैं मिलवाता हूँ आगे आपको। बाकी जनता सरकार मोर्चा की टीम यहाँ पर आ रखी है और मैं आपकी आज इनके संज्ञान में नई चीज आएगी तो ये सभी को नमस्ते। नमस्कार। परिचय की दृष्टि से मेरा नाम है वीरेंद्र सिसोदिया और गुलावटी जो कस्बा है उसके पास ही मेरा गांव सपनावत, साई गांव सपनावत के नाम से भी वो प्रसिद्ध है। तो वो मेरा निवास है और आज हम यहाँ खुर्जा में जयप्रकाश यादव जी के यहाँ बैठे हैं। उनकी ये फैक्ट्री है। काफ़ी लंबे समय से उनका विवाद चल रहा है बैंक से। तो आज बैंक वालों के यहाँ जो 4 फैक्ट्रियाँ हैं इनकी, बैंक वालों ने लोन ना पटने के उसमें ताले लगा रखे हैं और इस पे भी आज उनका पोजीशन लेने का वो है। तो उस संबंध में आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो उनका वेट कर रहे हैं, इतने अपना कुछ चर्चा हो जाए। तो उस दृष्टि से हमको एक धागे में जो पिरोता है वो है भारतीयता। हम सब भारत के निवासी हैं, भारतीय हैं, तो हम सब आपस में वो भाई हैं। जहाँ जाति मजहब संप्रदाय पंथ सब खत्म हो जाते हैं, वो है भारतीयता। तो भारतीय होने के नाते हम सब भाई हैं और भाईचारा होने के नाते हमारी जो वर्तमान समस्या है उन पर चर्चा करना, आपस में बैठ करके उन चर्चाओं से समस्याओं का समाधान वो निकल सकता है। और यही निकलता भी रहा है। हमारे बुजुर्ग महापुरुष बैठते थे, वो आपस में बैठ करके चर्चा करते थे समस्याओं पर और उनका समाधान वो निकालते थे। तो आज भी बड़ी विकट हमारे सामने वो समस्याएं हैं और समस्याएं ये हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम साल में 2 बार कम से कम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस ये हम मनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये विचार करना है कि वास्तव में हम स्वतंत्र हैं भी या नहीं। क्योंकि स्वतंत्र उसे कहते हैं जो अपने तंत्र में जीता हो, वो है स्वतंत्र। अपने तंत्र में जीता हो वो स्वतंत्र है। अभी जो तंत्र चल रहा है जिसमें हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, ये पूरा का पूरा तंत्र 1947 में, जिसको आज स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्या उस दिन हम अपना कोई तंत्र लागू कर पाए? ये एक बड़ी जो है विचारणीय और मंथन का विषय है। क्योंकि यहाँ 800 साल लगभग मुगलों ने शासन किया, उसके बाद अंग्रेजों ने शासन किया। तो अंग्रेजों ने जो शासन किया वो भारत को गुलाम बनाने के लिए और लूटने के लिए उन्होंने शासन किया। तो लूटा कैसे जाएगा? तो लूटने का एक तंत्र बनाया जाता, एक सिस्टम बनाया जाता। तो उन्होंने वो पूरा सिस्टम भारत में वो खड़ा किया। जैसे 1860 तक भारत में शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन भारत में 1857 में एक बड़ी क्रांति हुई और उसमें उस क्रांति में लगभग अंग्रेजों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो उसके बाद वो जो क्रांति हुई, इतनी बड़ी क्रांति कैसे हुई, ये ब्रिटेन की संसद में इस पर चर्चा हुई कि भारत में अचानक इतनी बड़ी क्रांति कैसे हो गई, जिसके हमारी जितना भी सूचना तंत्र है उसको पता नहीं चला और इतनी बड़ी क्रांति हो गई। तो उस क्रांति के कारणों का अध्ययन किया हुआ। तो उस अध्ययन में निकल करके यह आया कि भारत की जो आम जनता है वो, उसके पास तमाम धन भारत का जो है वो आम जनता के पास है, संपत्ति जो है वो आम जनता के पास है। ये निचोड़ निकल के आया उसका पूरा। तो उसमें मैं उस विषय पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। तो वहाँ ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ, अंग्रेजों ने प्रस्ताव पास किया कि अब भारत में
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं रहेगा। अब भारत में सीधे ब्रिटेन का शासन होगा और कानून का शासन होगा। और कानून ऐसे बनाओ कि भारत की जनता के पास धन नहीं रहना चाहिए, धन नहीं रहना चाहिए। ऐसे कानून बनाओ। तो ये जितना भी टैक्सेशन सिस्टम है, ये सब 1857 क्रांति के बाद या सीधे ब्रिटेन का शासन हुआ और वहीं ब्रिटेन की संसद में ही टैक्सेशन सिस्टम बनाया। और टैक्सेशन सिस्टम जो बनाया, तो टैक्स लगाओ जनता के ऊपर, और टैक्स लगाओ और उसको जनता पर सख्ती से लागू वसूली करो उसकी। तो वसूली कैसे करें? तो पहले उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम बनाया और उसे वसूलने के लिए उन्होंने बनाया सिविल सर्विस एक्ट। उसमें एक पोस्ट बनाई उन्होंने कलेक्टर, अंग्रेजों की। तो कलेक्टर की पोस्ट बनाई। कलेक्टर का काम ही था टैक्स को कलेक्ट करना। ये कलेक्टर का काम था, ये दिया उसको काम कि तुझे टैक्स कलेक्ट करना। तो टैक्स कैसे कलेक्ट करेगा कलेक्टर? तो टैक्स को कलेक्ट करने के लिए उसको शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। तो फिर उन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट बनाया कि भारतीय लोगों की हुई इस एक्ट के अनुसार पुलिस में भर्ती करो। और वो इंडियन पुलिस एक्ट जो है वो दे दिया कलेक्टर के अंडर। मतलब पुलिस जो है कलेक्टर का वो कलेक्टर को दे दी। और कानून के आधार पर पुलिस को जो है डंडा चलाने का, गोली चलाने का, पीटने का अधिकार जो है वो कानूनन वो दे दिया। तो कानून का शासन जो है हमारे यहाँ भारत में वो 1860 में वो लागू हुआ। सीपीसी बनाया, सीआरपीसी बनाया, ये आईपीसी बनाया और ये सिविल सर्विस एक्ट बनाया। ये सब कुछ 1860 का ये सब बने हुए हैं। तो 1860 से जो कानून का राज स्थापित किया, और कानून इस तरह के बनाए कि भारत को लूटना है, जनता को पैसे से हीन करना। हाँ, जनता वो लूटना है, उसके लिए पूरा कानून बनाया, पुलिस बना दी, सब कुछ सिस्टम बना दिया। और उस सारे उन एक्टों के अनुसार सारे भारतीय लोग ही उसमें भर्ती कर लिए। किए। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि एक पंजाब में जलियांवाला बाग हुआ था उस इंडियन पुलिस एक्ट के माध्यम से, क्योंकि अधिकार दे दिया उनको। तो जलियांवाला बाग जो हुआ, जलियांवाले बाग में भारतीय शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ अपना मीटिंग कर रहे थे। वहाँ पुलिस की एक बटालियन पूरी जो है वो एंट्री करती है, और उस बटालियन को जो वो कर रहा था वो अंग्रेज था, क्या नाम था उसका? जनरल डायर। जनरल डायर। तो जनरल डायर ने आदेश दिया पुलिस को, पुलिस ने गोली चला दी। गोली चलाई। तो वो जो भी जितने लोग गोली से घायल या मर रहे थे वो सब भारतीय थे, लेकिन जो गोली चला रहे थे वो भी सब भारतीय थे। एक एक सिपाही भारतीय था जो अपने ही भाइयों पर गोली चला रहा था और अपने ही भाइयों को मार रहे थे, वो सब भारतीय थे। तो ये था 1860 का इंडियन पुलिस एक्ट। उसका जो परिणाम, एक बड़ा उदाहरण जो है वो हमको देखने को मिला। इतना अधिकार पुलिस को जो दे दिया, 1860 से पहले पुलिस भारत में वो नहीं थी, कलेक्टर भी नहीं थे, ये एसडीएम मतलब कुछ ये नहीं था सिस्टम, वो सब चलता था। तो ये था कि भारत के लोग दोबारा पुनः जो क्रांति ना करें, उसके लिए उनको ऐसा बना दो कि वो अपनी रोजी रोटी और उससे ही अपना वो लग जाए। ये सिस्टम उन्होंने खड़ा कर दिया। तो वो सिस्टम चलते हुए भारत को लूटते लूटते उन्होंने फिर एक इतना लूटने के बाद भी सीधा ज़्यादा लोगों पे इतना फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने 1882 में एक एक्ट बनाया, उसको कहते हैं पेपर करेंसी एक्ट 1882। पेपर करेंसी एक्ट 1882 वो जो बनाया उन्होंने, तो हमारे यहाँ करेंसी के रूप में जो भारतीय करेंसी है वो 2 सिक्के चलते थे। एक चलता था रुपया और एक चलती थी मोहर। और ये भारत की जो मुद्रा है, भारत की जो करेंसी है वो रुपया है, और ये आज का नहीं है। ये लगभग 1500 ईस्वी के करीब, 1540 के आसपास शेरशाह सूरी का शासन था। मुद्रा उससे पहले भी भारत में थी,
लेकिन दूसरे रूप में थी। लेकिन शेरशाह सूरी ने जो मुद्रा बनाई उसका नाम दिया रुपया, और उसका एक मानक तय कर दिया उसने। शेरशाह सूरी ने मानक कहते हैं अंग्रेजी में स्टैंडर्ड। तो जो मानक तय किया शेरशाह सूरी ने, उसने 2 सिक्के बनाए, एक चांदी का बनाया, एक सोने का बनाया। जो चांदी का सिक्का था उसको नाम दिया रुपया। करेंसी जो है रुपया ही है भारत की। और जो सोने का सिक्का था उसका नाम दिया मोहर। चांदी का सिक्का वो भी 1 तोले का था, और सोने का सिक्का था वो भी 1 तोले का था। अंतर क्या था दोनों में? अक्षय जी आओ। दोनों में अंतर यह था इधर आ जाओ बेटा, कि वो जो मोहर थी, कुछ खड़े हो जाओ, इधर उधर मत जाओ, खड़े हो जाओ। कोई ना वो जो मोहर थी उसकी वैल्यू थी 10 रुपया, और रुपया जो है, रुपया की वैल्यू 1 रुपया, और मोहर की वैल्यू 10 रुपया। अगर किसी को अपने रुपए बंधे करने हैं तो 10 रुपए दो और 1 मोहर ले लो। खुले करने हैं तो 1 मोहर दो और 10 रुपए ले लो। तो मोहरों पे 1 मोहर भी लिखी रहती थी और 10 रुपया भी लिखी रहती थी। कुछ पे 10 रुपया भी लिखी रहती थी, क्योंकि उसकी वैल्यू तो 10 रुपया थी। तो ये 2 सिक्के चलते थे। लेकिन अंग्रेजों ने, अब मैं पहले इसको रुपए को जो है, तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो गई? 10 रुपये। 1 रुपए की वैल्यू हो गई 1/10 मोहर। 1/10 मोहर, 10वां हिस्सा हो गया, 1 मोहर का 10वां। 1 मोहर का 10वां हिस्सा। 10 रुपए हो गए ना। और मोहर काय की है? सोने की। तो 1 मोहर में जितना सोना है 11.66, उसको 1/10 कर दो। इतना स्टैंडर्ड था, इतना मानक था रुपए का। ये मानक तय कर दिया शेरशाह सूरी ने कि हमारा 1 रुपया बराबर 1/10 मोहर, यही चलता था। लेकिन 1882 में अंग्रेजों ने, जब वो टैक्सों के माध्यम से भारत को लूटने में ज़्यादा सफल नहीं हुए, तो उन्होंने एक एक्ट लेकर आए, वो पेपर करेंसी एक्ट 1882 के नाम से उसको जाना जाता है। और वो पेपर करेंसी एक्ट 1882 आज भी वो लागू है। वो आज भी लागू है, आज भी लागू है भारत। जैसे सीपीसी लागू है, सीआरपीसी लागू है, आईपीसी लागू है, 1860 की है, तो हाँ। वो 1882 का है, वो आज भी लागू है। उसमें उन्होंने क्या किया, रात को, शाम को, जैसे मोदी जी ने किया 8 बजे 1000 का और 500 का नोट वो बंद कर दिया, ऐसे ही वो एक्ट लेकर के आए। और उस एक्ट में उन्होंने क्या किया कि आज रात को 12 बजे के बाद जो मोहर है जिसकी वैल्यू 10 रुपये है, वो मोहर की वैल्यू जो है वो 15 रुपये रहेगी। वो मोहर 15 रुपये कर दे, कूटकरण कर दिया, कूटकरण। उसका कूटकरण कर दिया। जब मोहर 15 रुपये की हो गई, तो मान लो मेरे घर 300 रुपये रखे हैं चांदी के, 300 रुपये रखे, और मैं घर कह रहा हूँ कि सुबह मैं सुनार के यहाँ जाऊँगा और इनकी मोहर बदल करके लाऊंगा, तो मुझे सुबह वो 300 रुपये दे देना, जिससे मैं टकसाल पे जाऊँ और मोहर लेकर आऊँ। लेकिन रात को एक्ट पास हो गया, तो अगर वो एक्ट पास ना होता तो मैं 300 रुपये लेकर के टकसाल पे जाता, तो मुझे कितनी मोहर मिलती? 30 मोहर मिलती। लेकिन जैसे ही वो एक्ट पास हुआ, अब मैं जब सुबह को 300 रुपये लेके गया, तो मुझे कितनी मोहर मिली? 20 मोहर। इसका मतलब 33% सोने की डकैती एक ही रात में, एक रात में डाल दें। सबसे और जब बड़ी वैल्यू घट गई रुपए की, कूटकरण कर दिया उसका, गोल्ड का, तो भारत की जितनी भी वस्तुएं थी, व्यापार, बिजनेस, सब, उस सब की 33% वैल्यू जो है डाउन हो गई, वो डाउन हो गई। अब जो चीज 10 रुपए मिलती थी, वो 15 रुपए की मिले, 15 रुपए मिले। तो ये जो मोहर है, वो जो मोहर है, अब वो 15 रुपए की हो गई। जब 15 रुपए की हो गई, तो अब 1 रुपया की वैल्यू कितनी हो गई? 1/15 मोहर। 1/15 मोहर। और जो मोहर का वजन है, 1 तोले का जो वजन है,
वो होता है 11.664 ग्राम। वो चांदी का रुपया था, उसका भी 11.664 ग्राम, और मोहर थी, उसका भी 11.664 ग्राम। अब 11.664 ग्राम में अगर जब हम 15 की भाग देंगे तो आंसर आएगा 777 मिलीग्राम। तो रुपए की वैल्यू कितनी हो गई? 777 मिलीग्राम क्या? गोल्ड। गोल्ड। गोल्ड प्योर। आज भी भारत का जो रुपया है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है। और 777 मिलीग्राम गोल्ड जब हम लेने जाएंगे सुनार के यहाँ, तो ये जो बैंक नोट हैं ये हमको देने पड़ेंगे 6,000। 6,000 तब मिलेगा 1 रुपया। तब ये हमारा 1 रुपया वो मिलेगा। अब ये बैंक क्या काम कर रहे हैं, जब पेपर करेंसी लगा दिया उन्होंने, पेपर करेंसी का मतलब है कोई भी आपके हाथ में नोट है 2 रुपए से लेकर उससे ऊपर का कोई भी नोट, उस पर आप लिखा देखेंगे, उस पर लिखा हुआ सबसे ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक, गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, और उस पे गवर्नर के साइन है। गवर्नर ने क्या लिखा उस पे? मैं धारक को, अगर 100 का नोट है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये उस पर लिखा हुआ नोट पर, हर एक नोट पर। इसका मतलब सीधा ये है कि ये जो नोट है ये रुपया नहीं है। रुपया देने का तो गवर्नर वचन दे रहा है कि मैं धारक को इस, ये रसीद है, ये रसीद है, काय की रसीद है? रुपए की रसीद है, रुपए की रसीद है। रुपए की रसीद है। ये नोट है, इसको बैंक नोट बोला जाता है। ये रुपया नहीं है, ये करेंसी नहीं है, ये बैंक नोट है जो हमारी करेंसी के एवज में उसने दे रखा है रिजर्व बैंक ने। एक दूसरा यह है कि रिजर्व बैंक कोई सरकारी संस्था नहीं है। रिजर्व बैंक एक प्राइवेट संस्था है, और ये लाइव उस पर चल रहा है ऑनलाइन। रिजर्व बैंक आज भी प्योर ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेजों की है आज भी। आज भी। और ये जो जितने भी बैंक हैं सब उसके अधीन काम कर रहे हैं। एक भी बैंक भारत के अंदर और सरकारी बैंक नहीं है, एक प्राइवेट संस्था है। और उसका प्रमाण सीधा ये है कि जब 2016 में नोटबंदी की थी तो उस व्याख्यान उनका निकाल लेना प्रधानमंत्री का, उसने प्रधानमंत्री ने बोला था कि आज रात को 12 बजे के बाद 500 का और 1000 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। खत्म, लीगल टेंडर खत्म, टेंडर है ये, टेंडर, लीगल टेंडर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये टेंडर दे रखा है, नोट छापने का अधिकार जो है वो बैंक को दे रखा है, वो दे रखा है भारतीय रिजर्व बैंक को, वो नोट छाप सकता है, तो ये अधिकार दे रखा है। अब ये जो मानक है, मानक को कभी भी स्टैंडर्ड को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। तो उतनी वैल्यू है वो उसकी वो घट बढ़ ही नहीं सकता। कैसे नहीं घट बढ़ सकता? देखिए, जब हमारे जो महापुरुष थे, हमारे ऋषि मुनियों ने ये व्यवस्था दी है कि भाई हम उत्पादन करते हैं, पूरी दुनिया में उत्पादन करने वाला मात्र किसान है। किसान के अलावा दुनिया में कोई उत्पादन नहीं करता, वो किसान करता है। बाकी जो करते हैं वो सब क्या करते हैं? असेंबलिंग में व्यापारी। हाँ, वो कन्वर्ट करते हैं उसको। जैसे गेहूं से, गेहूं किसान ने उत्पादन किया, गेहूं से आटा बना दिया, किसी ने सूजी बना दी, दलिया बना दिया, कुछ बना दिया, तो उसे कन्वर्ट करते हैं। उत्पादन किसान के अलावा कोई नहीं करता, किसान करता है उत्पादन। तो जब किसान उत्पादन करता है तो ज्यादातर चीजें किसान अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन करता है, फिर उसको सेल करना पड़ता है। जब सेल करेगा तो उसको किसी को देना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। बेचना पड़ेगा तो कैसे बेचेगा? तोल के देता हो। तो तोलने का क्या बनाया? मानक बनाया। क्या बनाया? किलोग्राम। किलोग्राम। किलोग्राम किसको कहेंगे? 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। मतलब किलोग्राम उसको कहेंगे जिसमें 1000 ग्राम वजन हो, उसी को तो कहेंगे किलोग्राम।
600 ग्राम को तो किलोग्राम नहीं कहेंगे। तो ये मानक है उसका, 1 किलोग्राम का जो मानक है वो है 1000 ग्राम। ग्राम। अगर किसी का बट्टा 1 ग्राम भी कम है तो चीटिंग है, चीटिंग वो 420 धोखा है वो। तो आईपीसी में वो एफआईआर हो जाएगी उसके खिलाफ, तो ये चीटिंग है। अब वो जो बट्टा है ये जरूरी नहीं है कि लोहे का ही हो, वो पत्थर का हो, लकड़ी का हो, चमड़े का हो, लेकिन उसका वजन जो है सोने का हो, चांदी का हो, काई का भी हो, लेकिन उसका जो वजन है वो 1000 ग्राम होना चाहिए, वो 1 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये किलोग्राम का हो गया। हम सरसों पैदा करते हैं, तेल निकालते हैं, उसको भी देना पड़ता है हमको, उसके लिए मानक है लीटर। लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर। कुछ चीजें हम कपड़ा बनाते हैं तो नाप का देना पड़ता है, उसके लिए कि मीटर है, मीटर का भी स्टैंडर्ड है, इंच। ठीक है ना। 1000 मीटर, 1000 मिलीमीटर 1000 मिलीमीटर। तो मीटर हो गया। उससे कम कर लो ज्यादा कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी कपड़े वाले की दुकान पर जाओ और उसका मीटर जो है 1 सेंटीमीटर भी कम है तो एफआईआर हो जाएगी। जो मूल्यांकन किया जाए वो मीटर के हिसाब से। क्योंकि मानक को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। हम कहीं किसी का काम करते हैं तो काम की मजदूरी लेंगे, मजदूरी का क्या है, कैसे लेंगे, समय से, समय से काम करेंगे ना। तो अगर हम 2 घंटे काम करेंगे 2 घंटे के लेंगे, 8 घंटे। तो समय का मानक क्या है, घंटा मिनट घंटा। सेकंड। और घंटे का मानक क्या है 60 मिनट। उसे भी पूरी दुनिया में यही है, जितनी मैंने चीज बताई है सारी दुनिया में यही है। ठीक उसी तरह जब हम उत्पादन करते हैं और उसको बेचते हैं किसी को, तो उसके बदले में क्या लेंगे, रुपया लेंगे या कोई सामान बदलेंगे। वो हमारा जो हमने जो उत्पादन किया वो धन है। भैंस है, गाय है, ऊंट है, बकरी है, गेहूं है, बाजरा है, सरसों है। जितने भी हम खेतों में उत्पादन करते हैं वो भी धन है। हमारा पेड़ खड़ा है, हमारा धन है। अब हम इसको जरूरत नहीं है, इस बार फल लगेंगे वो भी धन है, उसको बेचेंगे तो धन के बदले में धन ही तो लेंगे। बस गेहूं के बदले, आज मेरे पास गेहूं है, मक्का नहीं है, मुझे मक्का का तो मैं बदल के लाऊंगा उसे, तो धन के बदले में धन लेंगे। तो इस लेन देन की प्रक्रिया हमारे यहाँ वस्तु विनिमय चलता था। मेरे गेहूं हो गए, तुम्हारा मक्का हो गई, किसी का बाजरा हो गया, आपस में अदल बदल वो कर ली। तो अनाज के बदले अनाज लिया, या मतलब धन के बदले धन लिया, ये हमारे यहाँ चलता था। लेकिन इसको सरल करने के लिए मुद्रा चलाई, इस प्रथा को सरल करने के लिए, लेन देन की प्रथा को सरल करने के लिए मुद्रा बनाई। मुद्रा बनाई। और मुद्रा क्या बनाई, रुपया। रुपये से लेन देन करेंगे, रुपये का मानक तय कर दिया, क्या, गोल्ड। क्योंकि गोल्ड जो है वो भी धन है। और ऐसी मुद्रा ऐसे मतलब गोल्ड ऐसी धातु तय करी जिसे 1000 साल के लिए पानी में डाल दो, घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं, मिट्टी में दबा दो 1000 साल के लिए, सूखी तो निकलेगी, वो स्थिर रहती है। इसलिए मानक जो है वो स्थिर होता है। मानक को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात। तो जो उत्पादन हम करते हैं उसके बदले में हमको धन मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने 1882 में पेपर करेंसी एक्ट लगाने के बाद 33% देश का सोना लूटने के बाद भी उनकी तसल्ली नहीं हुई। तो उन्होंने फिर क्या किया, पहली लूट थी वो डायरेक्ट। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजर्व बैंक की स्थापना करी 1934 में। 1934 में। वो 1934 में जब रिजर्व बैंक की स्थापना करी, उसमें भी यही दे रखा पेपर करेंसी एक्ट 1882, रुपए की वैल्यू 777 मिलीग्राम गोल्ड सोना। लेकिन उन्होंने उसमें क्या है, उन्होंने उसमें खेला कर दिया जो हमारी समझ में आया नहीं, और रुपए के बारे में पढ़ाना बंद कर दिया उन्होंने। ना तो कोई वकील जानता, जो बैंक में नौकरी कर रहे हैं वो भी रुपए के बारे में नहीं जानते, नहीं जानते। ना वकील जानते, ना जज जानते, ना सरकार में बैठे नेता जानते, ना आईएएस ना आईपीएस से कोई नहीं जानता इसके बारे में, कोई नहीं जानता इसमें रुपए के बारे में। अब देखो मजे की बात,
अब जो हमारी जो लूट हो रही है सीधी वो हो रही है, बैंक ने क्या किया, बैंक ने हमको नोट में लोन दे दिया, बैंक नोट छापा और हमारे नाम पर लोन दे दी, चढ़ा दिया और उसके बदले में हमारी प्रॉपर्टी बंधक रख ली, बंधक मोर्गेज कर दी। जब मॉर्गेज रख ली हमारी प्रॉपर्टी और उसने लोन दे दिया हमको, अब उसने तो नोट छापा और हमको दे दिया, अब हम उसको लोन को चुकता करने के लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं वो चाहे किसी को श्रमदान दे करके कर रहे हो, श्रम नौकरी करके कर रहे हो, या हम उत्पादन करके कर रहे हो, या हम कुछ बेच के लाए हो, तो हम जो रुपया पैदा कर रहे हैं वो छाप के तो कर नहीं रहे, हम कर रहे हैं अपनी मेहनत से। खेत में, दुकान पे, कहीं भी मेहनत करने के बाद मेहनत के परिणाम में जो हम उत्पादन करते हैं उसको जब बेचते हैं उससे हमारे पास पैसा आता है। जो ये आता है रुपया, तो हमारा जो रुपया है वो 777 मिलीग्राम गोल्ड है, बैंक गोल्ड का नहीं है, उन्होंने तो छापा चढ़ा दिया हमारे नाम पर। जब छापा चढ़ा दिया, हम उसको पटाने के लिए रात दिन मेहनत करते, तो हमारी जो मेहनत है वो जीरो हो रही है। पहली बात तो ये। अब दूसरी, अब आप थोड़ा कल्पना करें कि कभी तो रुपया शुरू हुआ होगा नोट, जब पहली बार नोट शुरू हुआ और नोट को मार्केट में आने का एक ही माध्यम है, दूसरा कोई माध्यम नहीं, वो है लोन। जब भी रुपया ये बैंक नोट मार्केट में आया उसका माध्यम लोन है, लोन के अलावा कोई तरीका ही नहीं है कि पहली बार किसी ने लोन लिया, चाहे सरकार ने लिया, किसी ने भी लिया, जब लोन लिया तो ये नोट, बैंक नोट जो है मार्केट में आया, उससे पहले नहीं था। उससे पहले सिक्के हों या हम वस्तु विनिमय करते हों, जो भी कुछ हो, ये लोन के माध्यम से ही आया। अब मुझे एक बात बताओ, आप, बहुत चिंतन का विषय है ये, बैंक ने पहली बार 100 लोगों को 100 करोड़ रुपए दे दिया लोन, 100 लोगों को 100 करोड़, 1-1 करोड़ रुपया 100 लोगों को दे दिया और उनसे बोल दिया कि भाई 1-1 करोड़ रुपया हम आपको लोन पर दे रहे हैं, आप अपना बिजनेस, व्यापार और खेती बाड़ी, जो भी उद्योग धंधा जो भी है वो बढ़ाओ, हम आपको ये लोन दे रहे हैं आपके विकास के लिए। अब उन्होंने दे दिया लोन, उन्होंने ले लिया, लेकिन एक शर्त है, 1 साल बाद 1 करोड़ का 1 करोड़ 10 लाख रुपए, 1 करोड़ 10 लाख, 10 लाख जो है 1 करोड़ के ब्याज के हो वो जाए, ब्याज के हो जाएंगे, तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए आपको वो लौटाना है। तो 100 लोगों ने जो 1-1 करोड़ रुपए लिया, अब उनको लौटाना कितना है, 110 करोड़, 110 करोड़ रुपया वो लौटाना है, क्योंकि ब्याज देनी है, ब्याज लगा दी उसने। अब आप मुझे बताओ, वो जो ब्याज का पैसा है वो कहां से आएगा, जब है ही नहीं। बस दिया तो 100 करोड़, रुपया तो मार्केट में 100 करोड़ है, अब वो 110 करोड़ कैसे बनेगा, वो हमारी मेहनत से बनेगा ऊपर, बनेगी, यही तो समझने वाला यही तो जानने 100 करोड़ है, 100 करोड़ है तो बनेगा कैसे? 100 करोड़ दो कहाँ से, है ही नहीं। जब है ही नहीं, वो तो वही घूम रहा है ना। हाँ, वो तो वही तो घूम रहा है। तो वो सारे सिस्टम बंद करके उन्होंने बांट दिया कि इतना कर दिया। अब वो जो 110 करोड़ जो हमको देना है वो बनेगा नहीं, ब्याज का पैसा था वो अब वो कहाँ से, वो आएगा कहाँ से? अब मजेदार बात क्या होती है, अब मेरे पास 1 करोड़ रुपया लोन मैंने ले लिया, अब मुझे साल भर में 1 करोड़ 10 लाख रुपया देना है। अब मैं क्या कर रहा हूं उसके लिए, वो 10 लाख रुपया बनाने के चक्कर में, देखो ऊपर चाहिए ना 10 लाख, वो 10 लाख रुपया बनाने के चक्कर में मैं ना तो ये देख रहा है कि मेरा भाई है, ना मैं देख रहा हूँ ये मेरा चाचा, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा घर का है, मेरा बिरादरी का है, कुछ का आपाधापी में लग गया मैं। भाई मुझे 1 करोड़ लिया था, मैंने 1 करोड़ 10 लाख लौटाना है, तो 10 लाख रुपए तो बनाने पड़ेंगे। अब वो 10 लाख रुपए बनाने के चक्कर में मैं चोरी, भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी सब कुछ करेंगे, और वो कौन करेंगे, 100 के 100 करेंगे, सब कुछ करेंगे। यहाँ से
भ्रष्टाचार का यहाँ यहाँ बैठा लेते, इधर आ जा, इधर आ जा, यहीं बैठ के सुन, एक कुर्सी दे दो, एक कुर्सी। भ्रष्टाचार की जड़ ये ले लो यहाँ से चटाई। शुरू होती है। यहाँ बैठो। और भागम भाग जो आज चैन नहीं है ना किसी को, वो है ब्याज को चुकता करने के चक्कर में चैन नहीं है। हर व्यक्ति बेचैन है। कैसे होगा है नहीं होगा किसी है भी नहीं, हालत में क्योंकि होना होता ही नहीं नहीं है। क्योंकि है ही नहीं। अब होगा कैसे वो? बैंक को कितने वापस जाएंगे साल भर बाद? 1 करोड़ 10 लाख, 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़ ही जाएंगे। लेकिन वो जो 100 करोड़ जाएंगे वो 90 लोगों के पास बच जाएंगे। 90 लोग उनमें से नए ब्याज के जमा करेंगे। जो 10 बचे बेबर्बाद हो गए। वो डूब गए। उनका डूबना तय है। 10 लोगों का और वो तय है तो है ही ना तो है ही ना। क्योंकि है नहीं, देंगे कहां से? तो 90 लोग चुकता करेंगे नए ब्याज के। 10 लोगों का डूबना तय है, तय है। ठीक, ठीक। ये पहले डिसाइड है। ये फॉर्मूला है अंग्रेजों का। ये तो एक सैद्धांतिक व्यवहारिक जो हर आदमी सोच सकता है, हो सकता है। अब पोल खुलती है, बैंकों के सिस्टम की पोल खुलती है। पोल कैसे खुलती है? एक व्यक्ति के यहाँ घर में चांदी के रुपए निकले रखे हुए। जब चांदी के रुपए निकल आए तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये चांदी है तो मैं इन्हें जो है जाके इन्हें दिया हूँ। अब वो सुनार के यहाँ ना जाके वो बैंक में चला गया और उसने बैंक में जाके बोले जी ये सिक्के हैं चांदी के, मैं इन्हें देना चाहता हूँ और इनके बदले में मुझे जो है आप रुपए दे दें। उससे पहले ना करेंसी छापने वाला 800 टन वाला जो है ना उसको वो आएगी तो उसमें अब जो बैंक के तो बैंक वाले बोले ठीक है जी दे दो, आप स्लिप भर दो, स्लिप भर के अपने अकाउंट में जमा कर दो। अब उन्होंने स्लिप भर दी। अब वो जितने सिक्के थे बोले आपके अकाउंट में जमा कर देंगे। नहीं तो कितने करोगे जी? जितने सिक्के हैं। ये तो चांदी के हैं, क्या बात है? इन पर लिखिए 1 रुपी, 1 रुपीज इंडिया। रुपया तो एक ही है चांदी के, रुपया तो एक ही है। नहीं, ये 20 रुपया तो 20 में ही जमा होंगे। हाँ, अब मैं निकालूं तो इनमें ही दोगे आप? नहीं, वो उनमें देंगे जो चल रहे हैं। टेंगा वाले। जो चल रहे हैं उसे मिलेंगे। तो क्यों? तो मार्केट में तो इसकी वैल्यू 1000 रुपया को बैठा अगर यहाँ भी ले मार्केट में ले जाओ। अब उन्हें सोचा भाई जो ये लेने को तैयार है ना, इन्हें देने को तैयार नहीं है, ये क्या है खेल? अब यहाँ से जो है वो जब बात शुरू होती है तो निकलते वो ये आया निकल करके। क्योंकि जब कोई आदमी लगता है किसी चीज़ के पीछे तो आज भी अगर सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी का वो डाल दे छापा जांच पड़ताल और उसके यहाँ चांदी के रुपए और मोहर सोने की वो मिल जाओ, तो जब अपने दस्तावेज में चढ़ाते हैं, जमा करते हैं उसे, तो मोहर को 15 रुपए लिखते हैं। आज भी वो 15 रुपए लिखेंगे उसको, मोहर को। और चांदी के अगर 10 सिक्के मिल गए, 100 मिल गए, तो 100 रुपए लिखेंगे, वो ले जाएंगे। फिर उस पर मुकदमा चलेगा और मुकदमे में अगर वो बरी हो जाता है, अब उस संपत्ति को वो अपनी वैध सिद्ध कर देता है, तो जब वापस देंगे तो 15 रुपए वो देंगे जो आज चल रहे हैं। वो मोहर नहीं मिलेगी वापस, 9 चांदी के रुपए मिलेगा। 15 रुपए ये देंगे क्योंकि लीगल टेंडर है, एक मोहर के बदले में, मतलब ये देंगे। क्योंकि कानून वो पेपर करेंसी एक्ट 1882 वो आज भी जो है वो लागू है, लेकिन उसमें देते नहीं है, लेते हैं। अब जब यहां से बात चली तो हमारा जो संगठन है जनता सरकार मोर्चा, अब मैं अपने संगठन पर आता हूं। अब अपने पे आ रहे हैं।
अपने संगठन पे जनता सरकार मोर्चा, जनता सरकार मोर्चे के 3 बड़े विजन हैं। संपूर्ण भारत में किसी के ऊपर भी कितना ही बड़ा लोन है बैंक का, आपसदारी का नहीं, किसी भी तरह का कर्जा है और उसने एक भी किस्त अगर जमा कर रखी है तो उसके सारे लोन की, सारे कर्जे की चुकता कराने की जिम्मेदारी जनता सरकार मोर्चे की। ये सरेआम खुलेआम जनता सरकार मोर्चा बोलता है। हमारी जिम्मेदारी है, किसी को अपनी प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है, गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत मरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जनता सरकार मोर्चा है, अगर जनता सरकार मोर्चे से कोई संपर्क ही ना करे वो बात अलग है। या जनता सरकार मोर्चा उस तक पहुंच ना पाए तो बात अलग है। लेकिन अगर किसी ने कितना भी कर्जा बैंक से ले रखा है और एक किस्त जमा कर रखी है तो उसको चुकता कराने की जिम्मेदारी वो जनता सरकार मोर्चे की। ये ऐलान है हमारा। नंबर 2, जिनके पास 4 चीज है दुनिया में उन्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता। जल, जंगल, जमीन और जान। ये जिनके पास हैं उनको कोई गुलाम नहीं बना सकता। और ये चारों चीज़ों पर कंट्रोल करने का प्रयास हो रहा है, वो सरकारें कर रही हैं। चारों चीज़ों पे, जल पे भी, जंगल पे भी, जमीन पे भी और जानवर पे भी वो कर रही हैं। क्योंकि जो काम अंग्रेज सरकार नहीं कर पाई थी, वो गांवों को गुलाम नहीं बना पाई थी। किस आधार पर? इसी आधार पर। अब भी आपने पीछे देखा होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो भारत के गांव ही थे जो देश को बचाए हुए थे, क्योंकि उनके पास जल, जंगल, जमीन और जानवर ये थे। बाकी सब त्राहिमाम कर गए थे। तो जनता सरकार मोर्चा कहता है जल, जंगल, जमीन और जानवर, इस पर निर्णय लेने का अधिकार केवल ग्राम सभा को होगा। सरकार इसमें कोई इंटरफेयर ना करे। ये दूसरा बड़ा काम हमको ये करना है कि जल, जंगल, जमीन और जानवर, इस पर ग्राम सभा निर्णय लेगी। वो स्थानीय विषय है गांव का, वो निर्णय लेगी। तीसरा जो विषय है वो है शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, खेती और राजनीति। इसमें से पूंजीवाद को हटाकर, पूंजीवाद को बाहर निकालना। इन 5 चीजों में से शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि और राजनीति, इसमें से पूंजीवाद से इन 5 क्षेत्रों को मुक्त करना। ये 3 बड़े जो है मुद्दे जनता सरकार मोर्चे के हैं। और कुल मिलाकर जनता सरकार मोर्चा का है संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन। भारत में जो व्यवस्था चल रही है ये अंग्रेजों की बनाई हुई चल रही है, जो भारत को गुलाम बनाने के लिए, लूटने के लिए थी। इस व्यवस्था को समाप्त करके भारत को अपनी व्यवस्था, अपना तंत्र वो लागू करना और भारत की अपनी व्यवस्था लागू करनी, वो ध्येय है जनता सरकार मोर्चे, विजन है। अब इस जो है रुपए का जो मैटर है, तो वीडियो इनके भेज दियो। अब जनता सरकार मोर्चा जो कहता है, जनता सरकार जो मोर्चा कहता है, जनता सरकार मोर्चा कि हम किसी ने एक भी किस्त जमा कर रखी है, उस पर करोड़ों का लोन है, अरबों का लोन है, खरबों का लोन है, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरह का लोन है। उसने अगर एक भी किस्त जमा कर रखी है तो उसका लोन चुकता कराएगा, माफ नहीं, चुकता कराएगा जनता सरकार। माफ तो लीगली, माफ तो भिखारी मांगते हैं, लीगली, कानूनन कैसे कराएगा? वो इस आधार पर कराएगा कि जनता सरकार मोर्चे ने रिजर्व बैंक में एक आरटीआई लगाई और उससे पूछा कि तुम्हारे पास, रिजर्व बैंक के पास रिजर्व में सोना कितना है। तो रिजर्व बैंक ने आरटीआई का जवाब दिया कि हमारे पास सोना है 800 टन। 800 टन सोना रिजर्व बैंक के पास है, जो रिजर्व बैंक ने माना है। अब रिजर्व बैंक की जो आर्काइव से निकाले गए दस्तावेज हैं जो हमारे पास हैं, जनता सरकार मोर्चे के पास जो दस्तावेज हैं, उनमें स्पष्ट है 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड सोना, ये स्पष्ट है। अब रिजर्व बैंक ने हमको बता दिया कि हमारे पास सोना रिजर्व में 800 टन। और 1934 में जब रिजर्व बैंक की स्थापना हुई
उसमें स्पष्ट लिखा है 1 रुपया भी अगर छपेगा, वो जब छपेगा जब 777 मिलीग्राम सोना रिजर्व में होगा, रिजर्व बैंक के पास, तभी उसका रिजर्व बैंक नाम पड़ा। इसीलिए रिजर्व बैंक है। तो जब उसने बता दिया 800 टन सोना है हमारे पास, तो 800 टन सोने को हमने डिवाइड किया 777 मिलीग्राम गोल्ड में। तो देश के अंदर करेंसी मतलब रिजर्व बैंक को छापने का जो अधिकार मिला, वो मिला 5 लाख करोड़। 5 लाख करोड़ की करेंसी रिजर्व बैंक छाप सकता है, क्योंकि उसके बदले में जो गवर्नर ने अपना वचन दे रखा है, मैं धारक को 100 रुपये 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, तो वो वचन को पूरा कर सकता है। 5 लाख करोड़ की अगर करेंसी है तो वचन को पूरा कर सकता है। फिर हमने अगली जो आरटीआई लगाई, अगली आरटीआई में हमने पूछा कि तुमने करेंसी कितनी छाप रखी है जो भारत में चलन में है। तो रिजर्व बैंक ने जवाब दिया कि जो करेंसी चलन में है, हमने करेंसी छाप रखी है 34 लाख करोड़ की। 34 लाख करोड़ की करेंसी रिजर्व बैंक ने छाप रखी है, जो रिजर्व बैंक कह रहा है। और आप भी देख सकते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर, वो पता लग जाएगा। हाँ, गूगल पे भी पता पड़ जाता। वो पता लग जाएगी। तो उसमें छपनी चाहिए 5 लाख करोड़ की, छाप दे 34 लाख करोड़ की, तो उसमें से 5 लाख करोड़ निकाल दो। 29 लाख करोड़ की जो करेंसी रिजर्व बैंक ने छाप रखी है वो अवैध हो, अवैध है, बेकार है, जो अवैध होगी। आप लोग भागे डोल रहे हो उसमें। अब वैध और अवैध दोनों मिलाकर 34 लाख करोड़ की करेंसी देश में है। अब हमने एक अगली आरटीआई लगाई कि तुमने भारत के लोगों को कर्जा कितना बांट रखा है। तो उसका जवाब आया है रिजर्व बैंक का कि हमने जब आरटीआई लगाई उस वक्त 156 लाख करोड़ कर्जा बांट रखा है, और वो कर्जा बढ़ करके आज जो है वो 210 लाख करोड़ है। अब करेंसी जो छाप रखी है वो है 34 लाख करोड़ की। वो भी दोनों मिला के वैध और अवैध, यानी नकली और असली। और कर्जा बांट दिया 210 लाख करोड़ का। 210 लाख करोड़। अब सीधा सिंपल सी बात है कि मेरे पास मान लो 10 लड्डू हैं, तो मैं कितने बांट सकता हूँ? 10। 11 में तो बांट ही नहीं सकता, है ही नहीं। लेकिन बैंकों ने 210 लाख करोड़ की करेंसी लोन बांट रखा। लोन बांट रखा। अब करेंसी है 34 लाख करोड़ की, बैंक ब्याज कितने पे ले रहे हैं? 210 लाख करोड़। जब 34 लाख करोड़ का ही ब्याज नहीं दिया जाएगा तो 210 लाख का करोड़ का कैसे दे दोगे? जब ये सारी चीजें बैंक ने हमको दे दी, रिजर्व बैंक ने, अब हमने एक आवेदन तैयार किया बैंक को। मैंने लोन ले रखा बैंक से, मैंने एक आवेदन तैयार किया, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, मैंने आपके यहाँ फला तारीख फला सन में लोन के लिए आवेदन किया है। आपने लोन देने से पहले मेरी पूरी जांच पड़ताल की, मेरी प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल की, आपने लीगल टीम लगा के अपनी तहसील से भी प्रॉपर्टी की मेरी जो है वेरिफिकेशन किया, सही है गलत है, मेरी सिविल चेक करी। सब कुछ चेक करने के बाद आपने मुझे 10 लाख रुपए का लोन सैंक्शन किया, जो मुझे प्राप्त हुआ। और वो लोन आपने दिया मेरी असली प्रॉपर्टी बंधक रखकर, मॉर्गेज करके वो लोन दिया आपने। लेकिन आज मुझे आरबीआई, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की आर्काइव से निकाले गए दस्तावेजों के आधार पर मुझे संशय है कि आपने जो मुझे करेंसी दी, जिस करेंसी में आपने मुझे लोन दिया, वो करेंसी, मुझे संशय है कि वो करेंसी अवैध है। आपने अवैध करेंसी में मुझे लोन दिया, तो मेरा संशय दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। कृपया मेरा संशय दूर करें कि आपने मुझे लोन के रूप में जो करेंसी दी है वो वैध करेंसी है या अवैध करेंसी है, ये मुझे बताया जाए। और जब तक आप मेरा संशय दूर नहीं करोगे, मैं एक भी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करूंगा। और आवेदन के साथ
रिजर्व बैंक के आर्काइव से निकाले गए दस्तावेज के आधार पर पेपर करेंसी एक्ट 1882 और बैंक जब स्थापना हुई 1934 का वो, और आईपीसी की धारा 489 वो भी उसके साथ लग के जाती है आवेदन के साथ। चूंकि अध्याय 12 भी लग के मुझे जाता। संशय है कि आपने मुझे अवैध करेंसी दी है लोन के रूप में, मैंने असली प्रॉपर्टी रख रखी है, मेरी असली प्रॉपर्टी बंधक रख के आपने मुझे अवैध करेंसी दी है। और अगर आपने मुझे अवैध करेंसी दी है तो आईपीसी की धारा 489 में अवैध करेंसी छापना, बनाना, किसी को देना, लेना, आजीवन कारावास की सजा आजीवन कारावास। अगर आपने मुझे दी है तो मेरा संशय दूर किया जाए। वो आवेदन गया बैंक में, उसकी एक कॉपी गई तहसीलदार को, कहाँ इधर बाजार हो जाए थोड़ा मुलोट। एक कॉपी की डीएम को। जब वो बैंक में आवेदन गया तो बैंक के होश उड़ जाते हैं। और बैंक आज तक जितने भी आवेदन लगे हैं हजारों की संख्या में, किसी भी बैंक ने आज तक किसी आवेदन का जवाब नहीं दिया है। और हमारे कानून का प्रावधान यह है कि अगर हम किसी के ऊपर लिखित कोई आरोप लगाते हैं और 28 दिन के अंदर वो जवाब नहीं देता है रिटर्न में, तो इसका मतलब वो आरोप उसने मान लिया, अपराध। उसने वो अपराध स्वीकार कर लिया, वो आरोप मान लिया उसने, ये नियम है। अब वो जवाब नहीं देता, इसका मतलब अपराधी है। वो आरोपी हो गया, वो अपराध स्वीकार कर लिया उसने कि मैंने अवैध करेंसी में मैं कारोबार कर रहा हूं। तो यह सीधा सा सिंपल यह आवेदन जब जाता है, जब उसने स्वीकार कर लिया, 28 दिन तक जवाब नहीं दिया, तो फिर उसके खिलाफ, बैंक के खिलाफ एक एफआईआर हम लोग करते हैं। वो भी बाई पोस्ट 5-6 जगह उस थाने में भेजते हैं, डीएम को भेजते हैं, एसपी को भेजते हैं, डीजीपी को भेजते हैं, तो सब जगह वो हमारी एफआईआर जाती है। अब यहाँ शुरू होती है वैधानिक रूप से हम अपने आप को प्रमाणित और बिल्कुल सही से दस्तावेजों के आधार पर, कानून के आधार पर, नियम के आधार पर हम बिल्कुल स्वच्छ है। वो सही है। अब लेकिन जो इतनी बड़ी व्यवस्था सरकारों के संरक्षण में चल रही हो बैंकों के माध्यम से, अब वो आसानी से तो टूटेगी नहीं, और वो मुकाबला भी करती है, वो डट के। वो करते हैं। तो उसके लिए क्या है, जनता सरकार मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं, वो जब जहाँ का भी मैटर होता स्थानीय स्तर पर, वहाँ एक टीम खड़ी करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। क्योंकि यहाँ जब कोई नियम कानून को ना माने और उसके अंदर वो लूट का तंत्र खड़ा कर दिया हो, अब उससे लड़ने के लिए जो तरीका है वो एक ही है, वो है हमारा संगठन और इसको समझना पूरी तरह, इसको पूरी तरह समझना बैंकिंग सिस्टम को, और उसका मुकाबला करना। क्योंकि ये तो हमारी सीधी लूट हो रही है, सीधी डकैती है, बिल्कुल ऐसी लूट हो रही है जो कानून बना करके, वो कानून भी हमारे पक्ष में है, मतलब कानून जो बनाया उन्होंने वो भी सब हमारे पक्ष में है। लेकिन ये प्रशासन नहीं लेकिन मानता। हमको भ्रम ऐसा डाल दिया, ये कभी बताया ही नहीं, कभी किसी को पता ही नहीं। पढ़ाई से अलग है ना। पढ़ाई से अलग है। ये तो अगर मुद्दा अगर पुलिस के पास भी पहुंचेगा तो वो भी ये कहेगा भाई ये कौन सा। अरे हमारे तो पुलिस से भी वास्ते करते हैं, और बैंकों से वास्ते देखो करते पुलिस हैं। सबसे मिल आया कि अब सामने लेके अब ये जो बैंक वाले हैं वो कहते हैं कि जो हमने करेंसी दी है, जो करेंसी हमने दी है, आप उसे ही लौटा दो वापस। हाँ ये भी कहते हैं। वो कहते हैं, मैंने कि ठीक है हम उसको ही वापस लौटा देंगे, हमने आवेदन जो दिया लिखित में दिया है, आप लिखित में हमसे ये कहो कि जो करेंसी हमने दी है उसे ही दे दो वापस। लिखित में नहीं देते हो, लिखित में नहीं देती, क्यों सजा है जाएगी। लिखित में देते नहीं, लिखित में कुछ भी देने को तैयार नहीं। करेंसी के ऊपर कुछ नहीं लिखते, कोई बैंक कुछ नहीं लिखते। कुछ नहीं लिखता। बस हमें- ठीक है था, तू एक साल है एक चीज लिख के दी। हम रोक के दिखाएंगे। अब हमारा ये है कि तू वसूल करके रखा, हम अब रोक के दिखाएंगे। उसके बाद जब से ये मेट्रो ये जो चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पहले से ही ताले लगा रखे हैं,
मतलब वो लोन पटना ही नहीं था, तो वो कब्जा कर लिया बैंक ने। अब यह आवेदन जाने के बाद उसका जवाब नहीं दिया, फिर एफआईआर करी, पुलिस एफआईआर नहीं लिखती, फिर उसको आरटीआई डाली, फिर धारा 80 का नोटिस दिया। ये सारे काम होने के बाद भी जब बैंक को जवाब नहीं देता है और किसी भी तरह का निराकरण, तो फिर सीधा हम ताला तोड़ देते हैं। अब हम सारे चारों काम कर चुके अब हैं। जब ताला तोड़ देते हैं, बैंक एफआईआर नहीं करता। ना ना बैंक भी बैंक नहीं करता। करेगा ही नहीं, अपनी रकमा नहीं करेगा। मेरा ताला लगा हुआ था, मेरे प्रॉपर्टी सीज कर रखी, तो वो एफआईआर नहीं करता, क्योंकि एफआईआर या तो बैंक कराए तो केस कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट चलता कानून से, कानून बैंक के खिलाफ हमारे पक्ष में है, तो वहां वो ले जाना नहीं चाहता। तो ये मतलब पूरी तरह भारत को का इस बैंकों के माध्यम से पूरी तरह गुलाम बनाने का वो षड्यंत्र है। और सीधा सीधा, क्योंकि मैंने जो बताया कि जिसके पास जल जंगल जमीन और जानवर है उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता, या कहीं मांगने ही नहीं जान। और ये जल जंगल जमीन और जानवर को ही छीनने का एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र। चूंकि रहीम का एक दोहा है, गौधन गजधन वाजधन और रतन धन खान। गौ क्या है? धन। गज माने हाथी, धन, वाज माने घोड़ा, घोड़ा, वो धन, और रत्नों की खान वो क्या है? वो जमीन से मिलता है। वो जमीन है, वो रत्नों की खान है। सारे अनाज कहाँ पैदा होते हैं? जमीन सारे खनिज पदार्थ कहाँ होते हैं? जमीन से, कोयला, जमीन से, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, पेड़, सब जमीन पे ही है। पशु, सब जमीन। जमीन को ही वो सब जमीन पे है। जमीन पे पानी, जमीन वो किसके पास है? अपने पास। वो जनता के पास है। जनता के पास। मतलब सारे धन जनता के पास है, और सारे खनिज पदार्थ जनता के पास है, सारे रत्नों की खान जनता के पास है। जिसके पास ये सब कुछ है, जो केवल इंसानों को नहीं, प्राणी मात्र को, जीव मात्र का लालन पालन करने वाली जो चीजें हैं वो सब पब्लिक के पास है। वो पब्लिक तो कर्ज में है। हाँ। और जिनके और पास जिसके कितना- पास एक और इंच जमीन नहीं है। पूरे भारत में किसी बैंक के पास 1 इंच जमीन नहीं है। किराए पे बैंक भी सब किराए पे ही है। सब किराए पे ही है टोटल। एटीएम भी किराए पे लगा, बाहर जो जनरेटर रखा है वो भी किराए पे है। वो कर्ज बांट रहे हैं, लोन लेके अपना मकान कह रहे हैं, बता। हाँ? वो कर्ज बांट रहे हैं। यही तो समझने की अभी चीज़ है। अभी आप किसी बैंक में चले जाओ, अरे एक 10 लाख रुपए, 1 लाख का ही उसको दे दो कि भैया 1 लाख रुपए कैश चाहिए, तो कहेगा कैश नहीं है, कैसे नहीं IGRS करा लो, ITRS ये करा लो, फलानो वो करा करा लो, लो। ढिकानो करा लो। कैश नहीं है। अच्छा चल भैया कैश ना है, एक बराबर में गया अक्षय जी के, मैनेजर साहब लोन चाहिए, कैश नहीं है उसके पास, लोन चाहिए, कितना चाहिए? 100 करोड़ रुपए चाहिए। अच्छा दिखाओ पेपर, फाइल दिखाओ, 100 करोड़ का लोन दे दिएगा। 1 लाख रुपए नहीं है बैंक के पास, कैसे 100 करोड़ का लोन दे देगा। कैसे दे देगा? करना थोड़े होगा कुछ, कुछ नहीं करना, चढ़ाना ही तो है नाम पे। लिखने हैं बस। नंबर चढ़ाने। और प्रॉपर्टी आगे, आगे प्रॉपर्टी। तो सीधा सिंपल सा ये फंडा है। अब ये जो जल जंगल जमीन और जानवर है, अब हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ये छीन चुके हैं। कैसे छीन चुके हैं? जल हमारे पास कब था? मैं बताता जब कुएं थे। हूँ। कुआं और तालाब, जोड़, जब हमारे पास जल था। आज भारत के अंदर किसी भी गांव में चले जाओ और 2 दिन के लिए बिजली काट दो, नाले को पीवे मुंगा। 2 दिन के लिए बिजली काट दो, प्यासा मर जाएगा गाँव। 4 घंटे बाद ही खत्म है पानी। 2 दिन में प्यासा मर जाएगा गाँव। पूरा पानी हमारा कंट्रोल कर लिया है कंपनी ने। नंबर 1, जब पीने कोई पानी नहीं है, खेतों को देने की तो बात छोड़ो, खेत में पानी काट दोगे तो पीने को ना तो पीने कोई नहीं है। अच्छा एक बात, तो पानी पूरा कंट्रोल हो गया है
भारत के किसी भी आदमी ने मांग करी हो, लेकिन सरकार है गांव गांव टंकी लगवा रही है पानी की, क्योंकि समर सेविंग भी ये बंद करेंगे, इन्हें बैन करेंगे, टंकी से पानी लो बिजली की तरह। तो पानी पे कंट्रोल अभी सुनो, आगे अभी सुनो, पानी पे कंट्रोल हो गया। अब आगे चलो, भारत के किसी गांव में किसी भी किसान के पास अपना बीज नहीं है इस वक्त, सब कंपनियों के पास है। हर जब भी किसान बोने जाता कंपनी से बीज लेकर आता, क्योंकि वो हाइब्रिड बीज बना दिए हैं, बीज से बीज बनता नहीं, और पुराने बीज जो सब खत्म कर दिए हैं, तो बीज कंपनियों के हाथ में चले गए। अब ले के बोएगा गाय से, खाद ना चाहिए, पहले ट्रैक्टर चलेगा, काय से चलेगा, डीजल किसके पास है, किसी गांव के पास है डीजल, बिजली किसी गांव के पास है, बीज किसी गांव के पास है। अब बैल और भैंसे, वो हमने ऊंट भी बैल भी वो सब हमने खा खू के खत्म कर दिए, वो बराबर कर दिए। कैसे कंट्रोल होते हैं, कैसे कंट्रोल किया जा रहा हमको। अब आगे चलो, चूल्हे चलते थे, अब क्या है, गैस। किसी गांव के पास है गैस, किसी के पास अब तो गांव में भी गैस है। गैस कंपनी के हाथ में है ना। अब तो रेगुलेटर भी वहाँ एक आदमी का हाथ हाँ, में है। वहीं से वो चलेगा, पूरा गांव पाइपलाइन गांव चल बंद रही कर है, दो। जिस दिन जाएगा वहीं से स्विच ऑफ और सबका काम खत्म। अब सिलेंडर तो भी व्यवस्था कर लेते। अब धन पहले होता था सोना और चांदी घर में होता था। क्या कहते थे लोग, दिवाली पे, अब दिवाली आ रही है, लक्ष्मी पूजा कैसे होती है, धन से, सोना चांदी से होती है। अब सोने चांदी तो उन्होंने ले लिया सब, अब इन कागजों को ही रख दें। हाँ, कागज दिखाने के लिए। कागजों को रख दें। करेंसी दे अब एक उदाहरण हमारे सामने हो लिया 2016 में, 1000 का और 500 का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। अब जो चल रहे हैं इनको कब कह दे, कब कहते जिया पता ही ना कब कब कहते क्या है फिर तुम पे, कुछ भी ना। खाली जमीन छिन गई अपनी, पानी छिन गया, पानी छिड़ गया, सब कुछ जो है। अब 2020 में लॉकडाउन लगा, त्राहिमाम मचा, गांव जो है वो थोड़ा स्वतंत्रता उन्होंने महसूस करी। ये टेस्ट ज़्यादा- करके देखा होगा। हाँ, टेस्ट करके देखा। अब उन्होंने एक काम क्या किया, ये जो हाथ में मोबाइल है ये दे दिया हमारे हाथ में। इसको जो पेटेंट लिया है जिस कंपनी ने मोबाइल का, वो मोबाइल के नाम से नहीं है, जो इसका असली मकसद है उस नाम से ले रखा है। इसका जो पेटेंट ले रखा है वो है माइंड कंट्रोल डिवाइस। माइंड कंट्रोल, ठीक। डिवाइस इस नाम से इसका पेटेंट ले रखा है, माइंड कंट्रोल डिवाइस। माइंड को कंट्रोल करने के लिए ही ये डिवाइस बनाई गई है। हम अपनी स्वतंत्र सोच ना सोचें, हम वो सोचें जो ये चाहे, जो ये चाहे, ठीक। मोबाइल चाहे, वो हम सोचने लगे, हम इसमें पड़ गए। हमने अपनी चिंता, परिवार की चिंता, बच्चों की चिंता, वो सब जो है वो सब छाड़ दिए, इसके पीछे लगे पड़े हैं। एक तो चिंता किस्त की है, दूसरी चिंता बच्चों की फीस की है, ये आगे तीसरी, तो उनसे टेंशन फ्री खोल ये लो, भी किस्त चलो पे लिया है, इसकी भी है। इसकी भी है, तो ये चिंता हो गई। अब सुनो, सारे धन पे तो कब्जा कर लिया उन्होंने, कंट्रोल में सब उनके में चलेगी। अब हमारा मोबाइल आधार से लिंक है, हमारा बैंक अकाउंट आधार से लिंक है, हमारा गैस का कनेक्शन आधार से लिंक है, ड्राइवर लाइसेंस आधार से लिंक है, गाड़ी के कागज, आधार से लिंक है, जमीन के कागज, आधार से लिंक है, मकान के कागज, आधार से लिंक है, और क्या क्या बताऊं, सब कुछ हमारे डॉक्यूमेंट सब कुछ आधार से लिंक है। अब जो इन्होंने पीछे किया था, वो जो डोज दी थी वैक्सीन, वो जो डोज दी थी, अब ये क्या करने वाले हैं, जो अगला लगेगा वो लगेगा, अगर किसी ने भी चीप अटैक करी। अब गांव गांव में कैमरा लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे, हाँ वो भी लग रहा है। घर से बाहर कोई निकलेगा वो कैमरा पकड़ लेगा आपका चेहरा आधार से लिंक है, आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है, तो आपका चालान वहीं से कट जाएगा। कोई चिंता टेंशन लेने की आपको
वो जरूरत नहीं पूछे भी ना तुम देख, ये तो बाहर निकला था, अभी कैमरे ने ले लिया, कैमरा तेरा वो आधार से लिंक है तेरा चेहरा, और आधार जो है बैंक अकाउंट से लिंक है, और सब कुछ दिया। अच्छा, जो तुमने सरकार के तानाशाही का विरोध किया या सरकार की बातों को ना माना, तो उन्हें कुछ नहीं करना, आपका आधार ब्लॉक करना। बस सारा कंट्रोल। आधार ब्लॉक होते ही सारी चीज बंद। आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया, मोबाइल ब्लॉक हो गया, राशन कार्ड ब्लॉक हो गया, राशन कार्ड भी तो रह गया, वो आधार से लिंक किया, सब ब्लॉक हो गया, वो सब कुछ ब्लॉक हो गया। और ये सारे फैमिली आईडी और वो बना रही है, अब फैमिली आईडी बन रही है जबरदस्त, अपार आईडी, अपार आईडी, फैमिली आईडी, ये जो बन रही है वो सब लुप्त हो गया। अब आप जाओगे, जब आपका सब कुछ बंद हो जाएगा, पानी, बिजली और बैंक, मोबाइल, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो फिर आप भगे हुए जाओगे कि जी आपने क्या कर दिया, ये दिखाओ वाला, ये वो देखेगा, तुम्हारा पूरा डाटा निकालेगा परिवार का। अरे आपने तो वैक्सीन ले रखी, दूसरी डोज नहीं ले रखी, तीसरी नहीं ले रखी, ये दिखाओ, ये डोज लगवाएंगे बस यार। आपके बच्चे ने ले रखी, आपके पिताजी ने ले रखी, आपकी मम्मी ने ले रखी, ये लगवा का हो, तो अब आपको सारे जब वो लगवा लोगे तब आपका आधार जो है चलो वो ओपन होगा, तब आपकी सुविधाएं जो है वो चालू होंगी। तो ये फंदा पूरी तरह गले में फंस गया। वो डाल दिया है उन्होंने, नीचे से तख्ता खींचने की जरूरत है, हाँ वो कब खींचेंगे? लटकाना है। हाँ हाँ, वो बिल्कुल उन्होंने सब कुछ कर लिया, आ अब गए, तय। बिल्कुल पार पे हैं, तय कर गुलाम लिया, कर ही बिल्कुल। देंगे। 70% पे बिल्कुल चल रहे हैं। अब जनता सरकार मोर्चा इसी काम पे लगा हुआ है। अब जनता सरकार मोर्चे का जो वर्तमान एक बड़ा विजन वो चल रहा है, देखिए मानक स्टैंडर्ड मैंने बताया ना, का हर चीज का एक मानक होता है, सिद्धांत होता है उसका। एक मानक और है, वो मानव, उस मानक का भी वो भी स्थिर होना बहुत जरूरी है। और जब भी वो मानक गिरा है, तभी कोई ना कोई इस भारत में कोई महापुरुष ऐसा हुआ है जिसने उन मानक को पुनः स्थापित करने की कोशिश की। प्रयास किया है। और वो स्टैंडर्ड है, वो जो मानक है वो है मानव का, इंसान का। इंसान जब जब अपने मानक से नीचे आया है, मानवता से नीचे आया है, तो कोई ना कोई ऐसा अवतार हो जाता धरती है। पे हुआ है कि उसने उस मानक को फिर से स्थापित किया है। और स्थापित करने के बाद जो उस मानक से एक लेवल से नीचे गिरे हुए लोग हैं उनको समाप्त किया है, और उससे वो जो ऊपर को उठे हुए लोग उनकी मदद की। ये हमेशा हमेशा रहा भारत में और वो आज भी है। जैसे मैं आपको बताऊं, पानी पिलवा दो भाई सबको। पानी ले आओ। एक मैं उदाहरण दूं आपको। एक समय था जिस समय को बोलते हैं रावण और राम दोनों समकालीन थे ना। तो रावण के समय में, रावण के काल में, ये पूरी धरती और राक्षसों के आतंक से पूरी आतंकित थी, और सबको जो है अपनी अपनी वो सब पढ़ रही थी। राजा महाराजा और सब जो है दो दो तीन तीन रानियों के साथ, दशरथ के भी 3 थी वो थे। लेकिन उस टाइम एक ऋषि निकला, उसका नाम था विश्वामित्र, और उन्होंने एक लड़का पकड़ा दशरथ का और उसको ले गए और उसको तैयार कर दिया। काहे के लिए कि तुझे जो मनुष्य आज भारत में अपने स्टैंडर्ड से गिरा है, मानक से गिरा है, उसे खत्म कर। उस मानक को पुनः स्थापित करना है, वो तेरे माध्यम से होगा। तो राम जो तैयार किया है उसके पीछे विश्वामित्र का पूरा श्रेय विश्वामित्र को जाता है। उन राम को ऐसा तैयार कर दिया उन्होंने। और हम तो राम को किस रूप में मानते हैं, भगवान और ये सब ठीक है, महापुरुष जो होते हैं वो माने भी जाते हैं, भगवान ईश्वर का ही दर्जा उनको और का संत वो का दिया ईश्वर जाता का ही है, दर्जा देना भी होता है। चाहिए। संत का क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। अब श्री राम की विशेषता देखो, हम तो कहते हैं कि वो बाप ने वनवास दे दिया, के कहीं ने मांग लिया,
14 वर्ष का वनवास और वो चले गए, ऐसा नहीं था। ये है तुलसीकृत रामायण, जो अभी आपसे कुछ समय पहले ही जो है वो लिखी गई है। वो इतिहास नहीं है, वो हर जो भी कोई धूप आ रही है, धूप इधर आ गया। जो महापुरुष होता है और समय काल परिस्थिति के हिसाब किताब से लिखता है। उस हिसाब से उसने लिख दी। उस हिसाब किताब से लिखो, भक्ति भाव से तुलसीदास ने वो लिखी। उस टाइम उनका लिखना बहुत जरूरी था, वरना और भी ज्यादा पतन हो जाता। तो हुआ क्या, राम को जब दशरथ ने राज तिलक की घोषणा कर दी, तो सबसे ज्यादा राज तिलक की घोषणा सुनने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान हुआ तो राम थे। क्योंकि राम से वचन ले लिया था विश्वामित्र ने, गुरु को दिया हुआ वचन उसको याद आ गया। गुरु ने तैयार किया था उसको मनुष्य के मानक, जो मनुष्य का मानक है, जिससे कोई हमको मनुष्य कहे। नहीं, मनुष्य तो पाश्विक जीवन से भी बदतर जीवन जीते हैं, पशुओं से भी। आपको मिल जाएंगे ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे आपको आज भी, जो है जो पशुओं की तरह व्यवहार करते हैं, जीते हैं, बढ़ते, उन्हें कुछ मतलब नहीं, कुछ पता नहीं, सता नहीं। लेकिन जो मर्यादाओं का, जो इंसानियत का के साथ जीते हैं, उनको मनुष्य कहते हैं। उनको मनुष्य कहते हैं। मनन करने की क्षमता हो, दया हो, अन्याय के खिलाफ लड़ने की क्षमता हो, तो वो मनुष्य है, वो मनुष्य। उसके लिए तैयार किया था राम को। और राम ने कह दिया था, तुझे यहाँ का शासन नहीं करना, तुझे जो भारत भूमि को राक्षस विहीन करना है, और इस जो मानवता जो अपने स्तर से गिरी है, इसको बहाल करना इसको है। पुनर्स्थापित किया है। इसलिए आप राम का आप वो देखो, तो जब वनवास हो तो परेशान हो गए, तो तेरा राज तिलक होगा। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब कोई रास्ता ना निकला तो लास्ट में वो केकई के पास जाते हैं, क्योंकि केकई सबसे ज्यादा प्रेम करती थी राम से, और केकई से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे दशरथ। हाँ, तो राम को भी हो गया, केकई के अलावा तुझे इस समस्या से तो निजात नहीं दिला सकता। तो केकई के पास गए, केकई से उन्होंने कहा, माते भरत जो है बहुत मृदुभाषी है, भरत ये है, भरत हुआ है, भरत बहुत अच्छे से शासन करेगा। मैंने गुरु को वचन दे रखा है, अगर मैं यहाँ राजा बन गया, मेरे तो गुरु के प्रति जो मेरा वचन है वो झूठा पड़ जाएगा। उन्होंने मुझे कुछ काम दिया है, मुझे वो करना है आप भरत के लिए। तो उन्होंने केकई ने कहा कि मुझ पर पुत्र मोह का आरोप लगेगा कि पुत्र के लिए मैंने, हाँ, भारत के लिए उन्होंने महाराज ने घोषणा कर दी कि भरत के लिए मैं शासन मांगू तो मुझ पर आरोप लगेगा। मात्र राष्ट्र सर्वोपरि होता है, राष्ट्र के लिए कुछ भी झेलना पड़े, वो ये आरोप भी आप पे लगेगा तो वो भी आपको झेलना पड़ेगा। राष्ट्र सर्वोपरि होता है।